तो फ्रेंड, जैसा आप लोगों ने अभी क्लिप्स में देखा ही होगा कि हमारा पॉल्यूशन किस लेवल पे फैल रहा है हमारे अर्थ में। तो इकोलॉजी के पार्ट में हमारा पॉल्यूशन का चैप्टर बचा हुआ था, तो आज हम इकोलॉजी में पॉल्यूशन का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आई एम अकरम फ्रॉम लाइफ साइंस एकेडमी भिलाई। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है, हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस और एनी फॉर्म ऑफ द एनर्जी सच एज हीट, साउंड और रेडियोएक्टिविटी to the environment at the rate faster than it can be dispersed, dilute, decomposed, recycled और stored in some harmless form। तो सिंपल मीनिंग में ये है, कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या कोई एनर्जी का फॉर्म हो, जो अपने नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट में डिस्पर्स हो रही है या एनवायरमेंट में फैल रही है, तो उसे हम कहेंगे पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन की अगर हम डिस्कस करते हैं तो मेजर पॉल्यूशन देखते आए अब तक स्कूल के जमाने से, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। लेकिन अभी स्पेसिफिक टाइप के पॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि नॉइज पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये हमारे लिए मेजर इमर्जिंग कंसर्न है। द पॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड ऑफन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ वेलबींग। तो हमारी हेल्थ के अलावा ओवरऑल हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमको हमारी हेल्थ पे प्लस इकोसिस्टम की हेल्थ पे दिखाई पड़ता है। ये हमारा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन ऐसा है जो कि कोई भी लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन के अबव प्रेजेंट हो, उसकी मात्रा ज्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। एयर पॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करेंगे तो एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर डायरेक्टली बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, या तो नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू या तो फिर एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्या होगा, ये पॉल्यूटेंट डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है वोल्केनिक इरप्शन, अगर ज्वालामुखी फटा तो वहां जितनी गैसेस निकलती है क्या हो गया, नेचुरल कॉज हो गया। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है जो कि मोटर व्हीकल से रिलीज किया जा रहा है, तो ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से होता है। दूसरा आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो ये क्या है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं किए जाते हैं, ये दूसरे फॉर्म में जाएंगे और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, जिसमें कि ओजोन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट फॉर विच क्राइटेरिया हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, कुछ लिमिट फिक्स की गई है, इसे हम कहेंगे क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट। तो कौन कौन से इसमें है वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसी, कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं जिनको इस क्राइटेरिया में रखा गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, लेड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर एंड सल्फर के ऑक्साइड। तो ये हमारे क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट है, हम सभी को डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस, ना इसमें कोई स्मेल होगा, ना ही कोई कलर होगा, ना ही कोई टेस्ट होगा। मोस्ट अबंडेंट क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट, सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उनमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स है। प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल फ्रॉम व्हीकल 70%, यानी जितना कंबशन हो रहा है, जितना रिलीज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसमें से 70% जो है मोटर व्हीकल्स के थ्रू हमको पॉल्यूशन देखने को मिलता है। हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, उनकी दम घुटने से अक्सर डेथ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की। नेक्स्ट वन ओजोन, तो ओजोन को हम O3 फॉर्मूला से लिखते हैं। ओजोन इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। ये प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक दोनों एक्टिविटी से प्रोड्यूस होगा। ओजोन प्रोड्यूस्ड व्हेन NO रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन, HC मींस हाइड्रोकार्बन इन सनलाइट। तो सनलाइट में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेंगे तब क्या बनता है, ओजोन बनता है। तो कैसे बनेगा, NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन से सनलाइट में रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब इसमें दो टाइप के स्मॉग बनते हैं, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, दूसरा होता है सल्फ्यूरस स्मॉग। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो स्मोक प्लस फॉग को मिला क्या बना हुआ है, स्मॉग बना हुआ है, जो कलर में कैसा होता है, लाइट ब्राउन इन कलर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस एंजलिस स्मॉग। तो ये बनता कैसे है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेंगे और स्मॉग बनेगा ओजोन का। फोटोकेमिकल रिएक्शन एट लोअर एटमॉस्फेयर, तो हमारा एटमॉस्फेयर के लोअर एंड पे क्या होगा, ये रिएक्शन होती है, जहां पर
स्मोक का सिंथेसिस होता है। मेजर कंपोनेंट आर फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, PAN पैरोक्सी बेंजोइल नाइट्राइड। तो ये मेजर कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, क्योंकि इसमें हायर क्वांटिटी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, सल्फ्यूरस स्मोक, आल्सो कॉल्ड एज लंदन स्मोक, इसे हम लंदन स्मोक भी कहते हैं। इट फॉर्म व्हेन हाई कंटेंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन एयर एमिटेड बाय फॉसिल फ्यूल कोल। जब हम लगातार फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे, जैसे पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, कोल का यूज कर रहे हैं, तो ये एनवायरनमेंट में ज्यादा जाता है। एज इट कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग स्मोक, क्योंकि इसमें रिड्यूस करने की पावर होती है, इसलिए हम इसे रिड्यूस स्मोक भी, रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NOx, NO2 कंसीडर्ड एज द एयर पॉल्यूटेंट, इन्हें हम मानते हैं कि ये एयर पॉल्यूटेंट है। NOx हाइड्रोकार्बन से सनलाइट के रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। तो NO जो है हाइड्रोक्सिल लेकर से रिएक्ट करके बना रहा है नाइट्रिक एसिड। पार्टिकुलेट मैटर में बी सॉलिड और लिक्विड, मैटर डिस्पर्स इन एयर मोस्टली साइज स्मॉलर देन 500 माइक्रोमीटर। तो ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स सॉलिड या लिक्विड के जिनका साइज 500 माइक्रोमीटर से छोटा है, उसे हम कहेंगे पार्टिकुलेट मैटर या PM। नेक्स्ट वन, PM10, मैटर विच हैज साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर। तो जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर छोटा से हम PM10 के नाम से जानते हैं। सॉलिड पार्टिकल अगर मान लो है पार्टिकुलेट मैटर का, तो उसे हम कहते हैं CA मींस कॉल्ड एज डस्ट। जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, क्रशिंग कर रहे हैं, तो बहुत बारीक बारीक फाइन पार्टिकल जो निकलते हैं, इसे हम डस्ट कहते हैं। और अगर ये लिक्विड पार्टिकल्स का बना हुआ है, उसे हम कहेंगे तो मिस्ट कहेंगे। जैसे आप लोग देखा होगा आजकल गर्मी के समय पे स्टेशंस में एयर वेपर्स जो है रिलीज किए जाते हैं, क्या है, कूलिंग करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, उसे मिस्टिंग कहते हैं। तो वही मिस्ट है जो एयर वेपर्स के फॉर्म में निकलता है। तो स्मोक कुछ नहीं है, पार्टिकल्स कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबंशन। तो कार्बन के इनकम्प्लीट कंबंशन से जो बनेगा उसे हम कहेंगे स्मोक एंड सूट, जो अक्सर हमको चिमनी में काला धुएं के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, या अक्सर हम गाड़ियों का काला धुआं देखते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। मेजर सोर्स ऑफ कंबंशन इज फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये कहां से आएगा, फॉसिल फ्यूल में यूज कर रहे हैं, वहां से आएगा। SO2 कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू SO3, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। एंड SO3 अगर ये रिएक्ट कर गया है H2O और वाटर के साथ में, तो क्या बनाएगा, H2SO4, जो क्या है, एसिड रेन का सोर्स होता है। तब देखते हैं लेड के बारे में। एमिटेड एज इनऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम मोटर व्हीकल। जब भी आप पेट्रोल पंप जाएंगे, वहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। इसका मतलब उस पेट्रोल से लेड की क्वांटिटी निकाली गई है, अदरवाइज वो रियल जो नेचुरल कंटेंट पाया जाएगा उसको हम रिलीज नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं निकालेंगे, तो वो व्हीकल से धुएं के फॉर्म में निकलेगा और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर सकता है, इसलिए वहां पर लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसी, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दो तरीके के स्टैंडर्ड जो है एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए तय किए गए हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सेट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग मोस्ट सेंसिटिव इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो बहुत ज्यादा एयर के लिए सेंसिटिव हैं, यानी कि पोल्यूशन हुआ तो उनको सबसे पहले अफेक्शन आएगा, तो बाकी लोगों के अलावा इनको ध्यान में रखते हुए जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड। दूसरा है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेट टू प्रोटेक्ट पब्लिक वेलफेयर, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की जो हेल्थ है उसको ध्यान नहीं देना है, उसके साथ में जो चीजें एसोसिएटेड है उन पे भी हमको ध्यान देना है, जैसे क्रॉप्स हैं, एनिमल्स हैं। अब अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो एनिमल्स को प्रॉब्लम आ सकता है, क्रॉप्स को प्रॉब्लम आ सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल ह्यूमंस की लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आएगा, उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगा। इसकी वजह से ये अलग अलग स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड आर मोर स्ट्रिंजेंट, हार्ड या टफ है देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो जो भी स्टैंडर्ड तय किए गए हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड ज्यादा टफ है, क्योंकि सेकेंडरी से हमारी ओवरऑल जो लाइफ की मेंटेनेंस सिस्टम है वो रिलेटेड है, इसलिए इनको ज्यादा टफ बनाया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये हम अपने काफी अर्ली एज से स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो सबको बेसिक फंडा इसका पता ही होगा, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। CO2, N2O, मीथेन, these gases can absorb wavelength longer than 4 माइक्रोमीटर। तो ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और मीथेन, ये 4 माइक्रोमीटर से लंबी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग 100 ईयर्स। तो पिछले 100 साल में 100 ईयर्स में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले सन से लाइट आती है और लाइट आने के बाद में ये लाइट एब्जॉर्ब होती है अर्थ की सरफेस में। तो जैसे ही एब्जॉर्ब होती है, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है, अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के साथ में हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये करती हैं इस लाइट को वापस एब्जॉर्ब करती हैं और फिर से रिफ्लेक्ट कर देंगी अर्थ की सरफेस की तरफ। उस मात्रा में इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो अर्थ की सरफेस से एमिट होता है और ये एनवायरनमेंट के बाहर भी चला जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइट है एक बार अर्थ की सरफेस से टकराती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई,
और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको एनवायरनमेंट से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन बाहर जाने के बजाय ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ की सरफेस में, मींस इस एटमॉस्फेयर के एरिया में ये ट्रैप हो जाती है। और जब लगातार ये हीट जो है ट्रैप होती रहती है तो टेम्परेचर जो अर्थ का हमारा बढ़ रहा है, इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, it means how much heat a global warming gas can absorb, मतलब कोई भी ग्लोबल वार्मिंग गैस जो ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है वो कितनी मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। एग्जांपल 20 years ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर मीथेन इज 72, यानी कि हमने मीथेन के लिए माना है कि मीथेन को हम 20 साल के लिए अगर एनवायरमेंट में छोड़ दें तो वो 72 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल शो करती है। तो इसका मीनिंग क्या है? It indicates if same mass of methane and carbon dioxide releases into environment, so methane trap heat 72 times more than CO2, यानी कि अगर CH4 मीथेन का वार्मिंग पोटेंशियल ग्लोबल पोटेंशियल जो है 72 है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 72 टाइम्स ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और इसी वजह से क्या है जगह ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ाते रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रिसर्च करते हैं तो ये हमारा सिलेक्टेड जो गैसेस हैं उनका 100 ईयर में ग्लोबल पोटेंशियल कितना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का 1, मीथेन 23, N2O 296, CF4 5700 एंड SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड का 22200 22,200। तो ये जो वैल्यूज हैं इसके साथ में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन सी ज्यादा गैसेस जो है ग्लोबल कर सकती हैं, कौन सी कम कर सकती हैं। देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे हमारे क्लाइमेट में चेंज आया है तो यूएन कन्वेंशन में कुछ नियम कायदे बनाए गए जिसके लिए इंटरनेशनली एग्रीमेंट किया गया, तो इसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था 11 दिसंबर 1997 में एंड अप्लाइड ऑन 16 फरवरी 2005। तो 11 दिसंबर 1997 में होने के बाद में 16 फरवरी 2005 को ये अप्लाई हुआ था। अब इसका टारगेट क्या था? इट वाज डिसाइडेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस 5.2% एज कंपेयर टू 1990 एज एग्रीमेंट वाज साइंड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जहां पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है, उन सभी के द्वारा ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया था और तय किया गया था कि 1990 में जितना ग्लोबल वार्मिंग गैस रिलीज हुआ था उस गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस को हम 5.2% जो है कम करते जाएंगे। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। गोल टू रिड्यूस एमिशन ऑफ 6 GHG मींस ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2, N2O, मीथेन, SF6, HFC पर फ्लोरोकार्बन। तो इनको हमको रिड्यूस करना था और यही था प्रोटोकॉल क्योटो का जो इंटरनेशनल साइन किया गया था। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन क्या होती है? सबसे पहले O2 का मॉलिक्यूल जो होता है वो फोटोलाइट डिकम्पोजिशन में मोर देन 242 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन के अलग अलग सिंगल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। फिर क्या होगा? ये वाला जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, एक ऑक्सीजन O2 के साथ में रिएक्ट किया और हो सकता है ये सोर्स जो है वो N2 या ऑक्सीजन के अदर जो ऑक्साइड्स हैं उनके साथ में रिएक्ट करता होगा और वहां पर बनता है O3 यानी कि ओजोन, और N और O वहां पर फ्री हो जाते हैं। वापस ये जो ओजोन बना हुआ है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट 200 से लेके 320 नैनोमीटर की एंड फोटो डिसोसिएशन यहाँ पर होता है, मतलब वापस क्या हो जाएगा इसका ब्रेकडाउन, तो फिर से ये O2 प्लस सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस साइक्लिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन कॉल्ड एज चैपमैन साइकिल। तो इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम चैपमैन था, तो उनके नाम पे चैपमैन साइकिल रखा गया है। ओजोन लेवल इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। इसका जो लेवल होता है वो डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है जिसकी रेंज अप्रोक्सीमेट 300 डॉप्सन यूनिट की होती है। मींस अर्थ के सरफेस में हम किसी भी एरिया में चेक करेंगे तो लगभग 300 डॉप्सन यूनिट का एक लेयर हमको मिलेगा ओजोन का, जो हमको कंजर्व करता है, जितने भी यूवी रेज हैं उनसे हमको बचाता है। नाउ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन इज कंटिन्यूस इन एटमॉस्फेयर। तो हमने देखा ओजोन जो बन रहा है और टूट रहा है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और लगातार ये चलता रहता है। बैलेंस इज अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन। तो जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं क्लोरीन के, नाइट्रोजन के और ब्रोमीन के, ये इस साइक्लिक प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं और ओजोन को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तोड़ते हैं। फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन CFC आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एजेंट। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय F. Sherwood Rowland एंड मारियो मोलिना। तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया कि CFC जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट है जो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर CFC का हम यूज करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, CFC इनर्ट है, मतलब खत्म नहीं होता ये। तो बेसिकली क्या है, ये रिएक्ट नहीं करता है लेकिन ये डिफ्यूज हो जाता है कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर से ट्रोपोस्फीयर, डिफ्यूज टू ट्रोपोस्फीयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर। तो क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर से ट्रोपोस्फीयर में डिफ्यूज हुआ। अब वहां पर यूवी रेज होगी, जब यूवी रेज होगी
तो इनसे क्या होता है, क्लोरीन फ्री निकलता है। और ये जो फ्री क्लोरीन होता है एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीजन O3 रिमूवल, यानी ओजोन के रिमूवल के लिए क्या करता है, ये काम करता है कैटलिस्ट का। तो जैसे ही ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाता है, क्लोरीन के ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। इसके बाद क्या होगा, ये क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो NO2 से रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्लोरीन नाइट्रेट। तो ये क्लोरीन नाइट्रेट है क्या है, इनएक्टिव क्लोरीन एक्ट एज रिजर्वायर। तो ये क्या करता है, क्लोरीन के सोर्स जैसा काम करता है, जो कि अभी तक क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही सनलाइट इस पे पड़ती है ये हो जाता है एक्टिव फॉर्म में और यहाँ से रिलीज होता है क्लोरीन, जो डिस्ट्रक्ट करता है हमारी ओजोन लेयर। अब देखते हैं एंटार्क्टिक ओजोन होल। हम सभी ने सुना है कि एंटार्क्टिक में एक ओजोन होल डिस्कवर किया गया था। तो उस ओजोन होल का जो सिंथेसिस था, आखिर ये होल बना कैसे, उसको हम समझते हैं। तो हम पहले एनवायरनमेंट समझते हैं। हमारे अर्थ को हम देखें, सपोज हम इमेजिन करें कि इस एरिया में सन आ है और सन से लाइट आ रही है। तो देखो, जब भी हम अर्थ को डिवाइड करना है हमको एरिया को, तो पहले हम मिड में एक लाइन खींचते हैं जो इक्वेटर कहेंगे, हिंदी में हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ में देखेंगे तो टॉपिक ऑफ कैंकर यानी कि कैंसर कर्क रेखा, एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो ये 3 रेखाएं होती हैं। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ जाएंगे तो साउथ पोल। तो देखिए, बीच का जो इक्वेटर रीजन है, यहाँ पर सन की लाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है। जैसे हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से, कई बार आपने किया होगा कि सनलाइट को हम एक जगह फोकस करें तो काफी हीट बढ़ जाती है, इवन माचिस के लिए हम जला सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार क्या होगा, यहाँ पर फोकस आता है और फोकस आने के बाद में हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पर मौसम क्या होता है, गर्म। तो हम देखिए नॉर्थ पोल में यहाँ पर क्या है, लाइट जो है बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पड़ती है ना। तो वहां पर क्या होता है कि ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है सरफेस तक टच होने के लिए। इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। तो आप देख सकते हैं रेडिएशन और मीन टेम्परेचर कि जहां पर भी डिग्री ऊपर गया है 23 एंड 60 डिग्री, वहां पर देखिए मीन टेम्परेचर माइनस यानी उससे भी कम हुआ है। अब जब यहाँ पर इतनी ठंड होती है, तो ठंड की वजह से क्या हो जाता है, आइस के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, यही वो सरफेस देता है जिस पर क्लोरीन जाके रिएक्ट करती है और ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता है। तो अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। एंटार्क्टिक होल, तो क्या होता है, क्लोरीन के जो नाइट्रेट हमने देखे हैं, वो नाइट्रेट क्लोरीन को फ्री करते हैं और ये क्या करेगा, जो फ्री क्लोरीन है सरफेस जाता है कहाँ पे, आइस के क्रिस्टल के, और उस सरफेस पे जाके ओजोन से रिएक्ट करता है। तो इस क्रिस्टल का जो सरफेस होता है उसमें रिएक्शन क्या होती है, इसको हम देखते हैं। सपोज सरफेस अगर हम देख रहे हैं इस क्रिस्टल का, तो वहां पर क्लोरीन के नाइट्रेट वाटर से रिएक्ट करते हैं और HNO3 बनाते हैं, प्लस क्या बनता है, HOCl। अब ये जो HOCl बन गया है, सनलाइट जब अगस्त में यहाँ पर थोड़ी तेज पड़ती है तो उस समय क्या होता है, ये क्लोरीन को फ्री करते हैं। और जैसे ही जब ये क्लोरीन फ्री हो जाता है तो क्या करता है, ये रिलीज करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और लगातार क्या करेगा, ऑक्सीजन के डिस्ट्रक्शन को प्रमोट करता है। और इसी की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर लगातार ओजोन का जो होल था वो बनता हुआ दिखा गया था। ओजोन का होल बनना मतलब ऐसा सपोज कोई होल नहीं बनता है, लेकिन जो उसकी डॉप्सन यूनिट में 300 डॉप्सन यूनिट की थिकनेस है उसमें कमी आ गई थी, इसे हम कहते हैं ओजोन होल। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन, अगर ओजोन डिस्ट्रक्ट हो गया, खराब हो गया, तो क्या कारण, उसके क्या इफेक्ट होंगे उसको हम देखते हैं। तो ओजोन अगर डिप्लीशन हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, यूवी लाइट में कॉज कैंसर, तो हमारे अर्थ पे यूवी लाइट ज्यादा आ सकती है, इससे कैंसर हो सकता है। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी प्रॉब्लम आ सकती है। लॉस ऑफ वेजिटेशन हो सकता है ज्यादा हीट से। एंड हाइड्रोस्फीयर इकोसिस्टम, क्योंकि हीट ज्यादा होगी तो वाटर इवेपोरेट हो सकता है, उस कंडीशन में इकोसिस्टम खराब होगा। देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इट इज इंटरनेशनली एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन का लगातार सिंथेसिस हो रहा है, इस लेयर में डिस्ट्रक्शन ना हो, इसके लिए यूज किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो ट्रीटी है सितंबर 1987 में साइन की गई थी सभी देशों के द्वारा एंड अप्लाइड इन 1989। टारगेट वाज सेट फेज आउट बाय ईयर ऑफ 2000 द कंपाउंड व्हिच कॉजेस ओजोन डिप्लीशन। ऐसे कंपाउंड जो ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं, ओजोन को डिस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक CFCs, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो इन सभी को सन 2000 के आते तक हमको लगभग यूज से बाहर करना था, क्योंकि जितना कंपाउंड हम इसका रिडक्शन करते जाएंगे उतनी मात्रा में फ्री क्लोरीन और अदर कंपाउंड, ब्रोमीन, नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में कम जाएंगे और इससे क्या होगा, ओजोन का डिस्ट्रक्शन भी कम होगा। अब देखते हैं एसिड रेन। बेसिकली एसिड रेन होती कैसे है। सबसे पहले जो वेरियस प्रोसेस होते हैं एनवायरनमेंट के, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड ये एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। अब जब ये रिलीज होंगे तो क्या करेंगे, ये वाटर से रिएक्ट करेंगे और इनसे बनता है एक तरफ H2SO4 और एक तरफ बनता है HNO3। तो जब दो मॉलिक्यूल H2SO4 और 4 मॉलिक्यूल HNO3 मिल जाते हैं तब बनते हैं अम्लराज एक्वा रेजिया, जिसे हम कहते हैं तेजाब।
तो जब ये तेजाबी बारिश होती है तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा प्लांट पूरे के पूरे किल्ड हो गए हैं। तो कोई भी एनिमल और प्लांट इससे कांटेक्ट में आएगा तो ये पूरा का पूरा तेजाब जो है उसको एसिड जो है जला देगा। तो इस कंडीशन में जो एसिड रेन है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन। According to WHO, polluted water is water whose composition is changed to such extent that it cannot be used. Pollution है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब हम उसे यूज नहीं कर सकते, तो इसे हम कहेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन कैसा हो सकता है? मे बी नेचुरल एंड मे बी मैन मेड। हो सकता है प्राकृतिक तौर पर हो रहा हो या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू हो रहा हो। अगर ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है तो उसमें हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो, रन ऑफ वाटर जो हम खेतों में यूज कर रहे हैं, या माइंस हो। तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज अगर है यहाँ पर देखें तो मेजर सोर्स क्या होता है? ये पॉल्यूशन का मेजर सोर्स है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, कि हम जितने भी केमिकल्स यूज कर रहे हैं या वेस्ट मटेरियल जो भी निकल रहा है हम पानी में बहा देते हैं, इससे क्या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। फार्मलैंड की बात करें तो यहाँ पर हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी हमारे बच रहे हैं, तो इसको हम क्या है पानी में बहा देते हैं, बारिश के पानी में बह के नदियों में आ जाता है, इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। माइंस और सीवेज की बात करें तो जितने भी हाउस होल्ड है वहां से क्या है काफी हैवी मात्रा में सीवेज निकलता है। तो ये कॉजेस होते हैं जो कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होगा? पहला, हार्मफुल फॉर लाइफ एनिमल। जितने भी एनिमल जो लाइव हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट है वाटर। डिस्ट्रॉय एक्वेटिक लाइफ एंड रिप्रोडक्शन। एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ जो होती है उसको बहुत ज्यादा ये खराब करता है, खत्म करता है, साथ में उनमें रिप्रोडक्शन भी काफी कम कर देता है, तो डाइवर्सिटी का लॉस भी हो सकता है। एंड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ एस्थेटिक वैल्यू ऑफ रिवर। जैसे गंगा नदी काफी पवित्र मानी जाती है लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने उसको काफी गंदा कर दिया है, तो वहां पर हमारी जो एस्थेटिक वैल्यूज हैं उसमें भी कमी आ गई है। नाउ डिस्कस अबाउट बीओडी एंड सीओडी। सबसे पहले हम समझते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। व्हाट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन? लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। किसी भी पानी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है इसे हम कहेंगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। It is amount of dissolved oxygen used in aerobic organism for decomposition of any organic matter। यानी अगर पानी में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और हमको उसको डिसॉल्व करना है, ऑक्सीडाइज खत्म करना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। बीओडी की वैल्यू अगर 2 mg पर लीटर तक है इसका मतलब ये फ्रेश वाटर है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 5 या 5 mg पर लीटर से ऊपर आती है इसका मतलब ये कंटामिनेटेड वाटर कहलाएगा। अब हम समझते हैं कि किस कंडीशन में हमारा बीओडी और जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो हम पहले इमेजिन करते हैं एक रिवर, मानते हैं कोई एक रिवर है जो कि हमारे ग्लेशियर से निकल रही है, तो हमको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के। यानी किसी भी वाटर में अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन कम घुली हुई है, और अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो बाहर से हमको ऑक्सीजन देने की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब पहली कंडीशन मानते हैं कि हमारे पास ग्लेशियर से कोई भी नदी अगर निकलती है तो उस कंडीशन में वाटर कैसा होगा? बहुत ही प्योर फॉर्म होगा, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा, साथ ही उसमें जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट हो बहुत कम मात्रा में होंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन काफी अच्छा होगा। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिस्ट्रॉय करने के लिए कंपाउंड को बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होगी। इसी वजह से क्या हो जाएगा इसका बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। सेकंड चांस बात करते हैं कि ये नदी पूरा अपना एरिया क्रॉस करते हुए हमारे खेतों से लेके है ना हमारी सोसाइटी से लेके सब तक क्रॉस करते हुए लास्ट में समुद्र में जाके मिल गई। तो जहां पर डेल्टा और एस्टुरी का एरिया आता है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि रास्ते भर जहां से ये क्रॉस की है एरिया तो वहां पर आप देखेंगे सारी की सारी एक्टिविटीज के थ्रू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट हैवी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठे होते जाते हैं, और जब ये हैवी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या होगा इसको डिग्रेड करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन काफी कम हो जाती है और साथ ही साथ बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अब उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा या रिक्वायर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंपाउंड को डिग्रेड करने के लिए। ये होता है कि बीओडी का और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल एक दूसरे से इनवर्स होता है, इस चीज को हमको ध्यान रखना होगा। नाउ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज एनी सैंपल और मैटर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर हमारे पास कोई सैंपल या मैटर है जिसको हम ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं केमिकल्स के थ्रू, तो जितनी मात्रा में हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी इसे हम कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इट रिफ्लेक्ट्स पॉल्यूशन एक्सटेंट और लेवल ऑफ एनी सैंपल। कितनी मात्रा में हमारा सैंपल पॉल्यूटेड है इसको हम
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से बता सकते हैं। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनी केमिकल देन एनवायरनमेंट। मतलब किसी भी केमिकल का एनवायरनमेंट से ज्यादा किसी भी ऑर्गेनिज्म में इकट्ठा होता जाना, इसे हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। और इसका एग्जांपल है डीडीटी, जो कि स्टार्टिंग में हमारे देश में मच्छरों को मारने के लिए यूज किया जाता था। दूसरा वर्ड आता है बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होगा? एनरिचमेंट ऑफ केमिकल्स एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। यानी जैसे कि हर्बिवोर एनिमल आए, हर्बिवोर ने घास खाई और इसके बाद ये गया, जो हर्बिवोर एनिमल था उसको कार्निवोर ने खाया। तो हर एक टॉपिक लेवल में, क्योंकि हर्बिवोर जो है एक बार तो खाना खाएगा नहीं, लगातार बार बार ईटिंग करेगा, जितनी बार उसने ऐसे प्लांट्स को ईट किया जिसमें डीटी का अमाउंट था, तो वो उतनी मात्रा में डीटी जो हर्बिवोर है उसकी बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। और जितनी बार ऐसे हर्बिवोर्स को कोई भी कार्निवोर ईट करेगा तो उतनी बार क्या हो जाएगा? डीटी का अमाउंट जो है उस कार्निवोर की बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। तो हर एक टॉपिक लेवल यानी प्राइमरी जो हमारा कंज्यूमर है वो, और उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, उनकी बॉडी में हर एक टॉपिक लेवल में ज्यादा मात्रा में डीडीटी या कोई भी केमिकल इकट्ठा होता जाएगा। इसे हम कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन। अब डीडीटी हमने यूज किया, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा हमारे एनवायरनमेंट पे, उसको हम देखते हैं। तो डीडीटी जब यूज किया गया स्टार्टिंग में, तो ये क्या हुआ? जितने भी इंसेक्ट थे या हर्बिवोर थे, इनकी बॉडी में इकट्ठा होता गया। क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी ईटिंग कौन करता है? ईगल करता है। तो ईगल की ओवरऑल लाइफ में काफी इसका ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिला, इनके नंबर काफी रिड्यूस हुए। उसका कारण क्या था? डीडीटी रिड्यूसेस कैल्शियम डिपोजिशन ऑन एग सेल ऑफ ईगल। क्या होता है? इनके अंडों के सेल पे, कवरिंग पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से अंडे फूटते नहीं है। डीडीटी ने क्या किया कि ये कैल्शियम डिपोजिशन जो होता था उसको कम कर दिया। अब जब कैल्शियम डिपोजिशन नहीं हो पाया तो अंडे का जो सेल था वो सॉफ्ट रह गया और अक्सर वो अंडे फूट जाया करते। इसी की वजह से क्या हुआ? इनकी जो पॉल्यूशन है बहुत तेजी से कम होती गई। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला किसमें? डीडीटी, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूट्रोफिकेशन, मींस वाटर बॉडी रिसीव्स एक्सेसिव नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट कंटेंट। मतलब कोई भी ऐसा पानी है जिसमें लगातार नाइट्रोजन फॉस्फेट कंटेंट जा रहा है, तो वो जो लेक होगी या पॉन्ड होगा, क्या कहेगा, है ना, यूट्रोफिकेशन की तरफ जाएगा। मींस अब उसमें कंपाउंड जो है ज्यादा है। तो हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा? एल्गा ग्रो फास्ट। तो हमारे जो एल्गीज होते हैं पहले पानी में, जब देखिए यहाँ पर कंटामिनेंट्स बहुत कम है, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, यूजिंग लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लॉकिंग सनलाइट। इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जाएगी, और साथ ही साथ क्योंकि एल्गल ब्लूम कॉज होता है तो क्या करेंगे? ये लेयर में फैल जाएंगे ऊपर, और फैलने के बाद में सनलाइट को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? एक्वेटिक प्लांट बीइंग टू डाई। अब क्योंकि सनलाइट नहीं आएगी तो अंदर जो प्लांट सनलाइट की बिहाफ में जिंदा थे, सनलाइट की वजह से जिंदा थे, वो क्या हो जाएंगे? पूरे पूरे खत्म होते जाएंगे। डेड मैटर प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रोब्स। अब क्या होगा? इनकी डेड होने से क्या हो जाएगा? जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए फूड मिल जाएगा। इंक्रीजिंग कंपटीशन फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जाएगी। एंड वाटर बिकम डीऑक्सीजनेटेड एंड फिश डाई। तो फाइनली होगा ये, वाटर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फिश है या अदर है, वो क्या हो जाएंगी? मरना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे लेक के या पॉन्ड को क्या कहेंगे? यूट्रोफिकेशन कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। अब ये दो तरह हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है या एंथ्रोपोजेनिक। तो जो एरो का इंडिकेशन दिखा रहा है कि पहला ओलिगोट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन कम है, दूसरा मेसोट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन मीडियम लेवल का है, और यूट्रॉपिक या हाइपोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जो सेडिमेंट्स हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। इसी को ये डायग्राम शो करता है। यहाँ पर एक कंपैरिजन का चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं कि ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक लेक में टोटल फास्फोरस कंटेंट कितना है, क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, और ट्रांसपेरेंसी कितनी है लाइट के लिए इसमें, इस चीज को आप देख सकते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, कंटामिनेंट्स और सॉइल पॉल्यूशन मतलब कोई भी ऐसा केमिकल जो ह्यूमन का हो, ह्यूमन मेड हो, या फिर अदर अल्टरेशन प्रोसेस थ्रू डेवलप हुआ हो, अगर वो सॉइल में जाके सॉइल को जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करता है तो हम कहेंगे सॉइल पॉल्यूशन। कॉजेस का क्या है? सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर डिकम्पोज हो रहे हैं तो ये सॉइल में जाके मिलते हैं, इससे हो सकता है। यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये भी सॉइल में जाके मिलेंगे तो इससे भी हो सकता है। सीवेज मैटर से हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सॉलिड डिकम्पोजिशन, इससे सॉइल का पॉल्यूशन हो सकता है। एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से भी होता है। तो ये हमारे मल्टीपल कॉजेज हैं, इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। नाउ बायो रिमेडिएशन देखें। बायो रिमेडिएशन इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉयज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट्स, pollutants and toxin from the soil, water and other environment। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को यूज करते हैं जिसमें माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा क्या करेंगे? वाटर, सॉइल,
है ना। यहाँ पर जो भी कंटामिनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, इसको हम वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन यूज टू क्लीन अप स्पिल्स और कंटामिनेंट्स ग्राउंड वाटर, मतलब जो भी हमारे पास ग्राउंड वाटर है या ऑयल स्पिल्स वगैरह है, उसको हम साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज आती हैं जिसमें हमको दो चीज समझना होगा। एक होता है अनसैचुरेटेड जोन, दूसरा होता है सैचुरेटेड जोन। तो देखो वाटर टेबल जहाँ पर ब्लू लाइन दिख रही है, वाटर टेबल से ऊपर का लेवल जो होता है उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड जोन, और जहां से वाटर टेबल स्टार्ट होता है उसके नीचे के लेवल कहेंगे सैचुरेटेड जोन। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनसे कि बायोरिमेडिएशन करते हैं। तो इन सीटू और एक्स सीटू दो स्ट्रेटजीज आती हैं। तो पहले देखते हैं इन सीटू। इन सीटू में बायो वेंटिंग प्रोसेस इन विच बायोडिग्रेडेशन इंड्यूस्ड बाय एडिशन ऑक्सीजन, मींस क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, हवा का आना। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशन भी दी जाते हैं। और ये कहां पर होता है, इन अनसैचुरेटेड जोन टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब अनसैचुरेटेड जोन में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और अगर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट दे के हम एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं, डिग्रेडेशन को बढ़ा रहे हैं, इसे कहेंगे बायो वेंटिंग। सेकंड है बायो स्प्रेइंग, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन स्प्रेड ओवर द सैचुरेटेड जोन व्हिच इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मींस क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट भी देंगे, साथ में ऑक्सीजन भी देंगे, और कहाँ देंगे, सैचुरेटेड जोन में देंगे, जिससे वहां पर प्रेजेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और डिग्रेडेशन फास्ट हो जाएगा। थर्ड वन बायो स्टिमुलेशन, एक्टिविटी ऑफ बायोडिग्रेडेशन इंड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्योंकि अगर हम कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन को न्यूट्रिएंट्स के साथ में ऐड कर देते हैं। तो इसको कहेंगे हम बायो स्टिमुलेशन। ना बायो ऑगमेंटेशन, ऑगमेंट मतलब किसी चीज को बढ़ाना। तो स्टैंडर्डाइज्ड बैक्टीरिया एडेड टू कंटामिनेट, तो जहां पर क्या होगा, डिग्रेडेशन करना है हम वहां पर स्टैंडर्ड बैक्टीरिया जो हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, जो बायोडिग्रेडेशन में हेल्पफुल है, उसको हम वहां पर ऐड कर देते हैं, जिससे डिग्रेडेशन का प्रोसेस और स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट वन कंपोस्टिंग, कंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास एग्रीकल्चर का बच रहा है उसको हम एक कंट्रोल्ड वे में अगर डिकम्पोज करेंगे तो उसे हम कहेंगे कंपोस्टिंग। दूसरा आता है एक्स-सी2 कंपोज, मतलब एक्स-सी2 मींस क्या हो जाएगा, आउटसाइड एक्टिविटी, जैसे बायोरिएक्टर्स। तो डिग्रेडेशन बाय इंजीनियरिंग प्रोसेस, जैसे हम देखते हैं गोबर गैस प्लांट, तो क्या होगा, जितने भी वेस्ट हम एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं तो एक तरफ उससे क्या होगा, हमको मैन्योर है ना वो भी मिलता है जो हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस वहां से गोबर गैस भी मिलता है, इसको हम अपने घरों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड है लैंड फॉर्मिंग, contaminant soil is excavated and spread as a layer over other place and process will be continued till contamination removed, मतलब अगर कोई soil में contamination है तो उसकी हमने एक लेयर निकाला और निकालने के बाद में उसको दूसरी जगह हमने हटा दिया, रख दिया। अगर इस तरीके से हम करते करते जब तक soil में contaminants अवेलेबल है तब तक हम लेयर को निकालते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम वहां का जो contamination उसको दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे इन सीटू और एक्स सीटू स्ट्रेटजीज हैं, इसको हम यूज करके कर सकते हैं प्रोसेस बायो रिमेडिएशन का। बेनिफिट क्या है, बायो रिमेडिएशन कैन डिग्रेड सब्सटेंस रीजनेबली शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी हम चीजों को डिग्रेड कर सकते हैं। इट इज टॉक्सिन रेजिस्टेंस, इसमें क्या होगा, टॉक्सिन कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेफर देन अदर मेथड, सेफ होता है। बायो रिमेडिएशन हैज लेस कॉस्ट, इसमें कॉस्टिंग कम लगती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन मटेरियल्स इज नेचुरल, क्योंकि हमने इसमें क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज किया है तो प्रोसेस नेचुरल होता है। कैन मिनरलाइज कंटामिनेंट्स एंड एलिमिनेट नीड फॉर डिस्पोजल, तो ये इसको दूर भी कर सकता है। लेस डिस्ट्रप्टिव एनवायरनमेंट, जिससे क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट में चीजें फैलती नहीं है और उसको डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो ये हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं बायो रिमेडिएशन के। नाउ फाइटो रिमेडिएशन, अगर हम प्लांट के थ्रू किसी भी एक्सट्रैक्शन को कर रहे हैं तो हम कहेंगे फाइटो रिमेडिएशन, जिसमें कि फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो स्टेबिलाईजेशन, फाइटो डिग्रेडेशन, फाइटो स्टिमुलेशन, फाइटो वोलेटाइजेशन, मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। तो पहला है फाइटो एक्सट्रैक्शन एंड फाइटो एक्यूमुलेशन। Accumulation of contaminants into root or above ground part, means root में या हम upper part में कोई contaminants को इकट्ठा कर रहा है प्लांट तो हम कहेंगे phyto extraction। Mainly used for heavy metals and phyto mining, इसे हम यूज किसके करते हैं, heavy metals के लिए और phyto minings के लिए। Phyto transformation, to remove organic contaminants from the soil or water, अगर हमको soil या water से organic contaminants निकालना है तो हम यूज करते हैं phyto transformation। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, transform them into less toxic, मींस उस कंपाउंड को लेस टॉक्सिक फॉर्म में, मोर स्टेबल फॉर्म में, ताकि वो इधर उधर वोलेटाइल ना हो पाए, और लेस मोबाइल यानी कि वो ज्यादा इधर उधर फैल ना पाए, इस कंपाउंड में ट्रांसफर करके प्लांट के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइटो स्टेबिलाईजेशन,
रिडक्शन इन मोबिलिटी एंड मोटिलिटी ऑफ कंटामिनेंट्स मींस इसकी जो मोबिलिटी हम कम कर दिया, साथ में लेस स्टेबल फॉर्म, मतलब वो स्टेबल ना हो पाए क्योंकि हो सकता है उसका स्टेबल फॉर्म टॉक्सिक होता हो या हार्मफुल हो एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको लेस टॉक्सिक एक्टिविटी में, लेस टॉक्सिक बॉन्ड में चेंज करके हम इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फाइटो डिग्रेडेशन, प्लांट्स के पास में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और जो कर सकते हैं कंटामिनेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे फाइटो डिग्रेडेशन। माइक्रो रिमेडिएशन, अगर हमने जो भी प्रोसेस बायो रिमेडिएशन का है उसमें यूज किया हुआ है फंजाई, इसे हम कहेंगे माइक्रो रिमेडिएशन। ठीक है, तो इतना हमारा पोल्यूशन का चैप्टर था। किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।